यानी ऐसा नहीं है, आशुतोष, पासपोर्ट भी नहीं बन पाएगा। जो नंबर्स अगर में यहां वोटर पर आईडी दिखाने कार्ड की बात है, कोशिश कर रहा हूं, जी, उससे पता यह है ना, दिखता है पासपोर्ट कैसे बनेगा फिर? कि विपक्ष के पासपोर्ट मन कैसे में एप्रीहेंशंस क्यों तैयार हो रही है, क्योंकि बहुत ही क्लोजली कॉन्टेस्ट इस तरीके से चुनाव हुआ था 2020 का, और आंकड़े उससे तय हो रहे हैं, और आपने अभी आंकड़े देखे। देखिए साहिल, मैं एक बात कहना चाहता हूं, उसको अन्यथा न लिया जाए। 1975 में जब इमरजेंसी हुई थी तो पूरी प्रक्रिया के तहत हुई थी, संविधान के थ्रू इस देश के अंदर इमरजेंसी हुई थी, और कोई भी चीज ऐसा नहीं था जो असंवैधानिक था, संविधान के थ्रू हुआ था। ये जो बार बार प्रक्रिया की बात की जा रही, बार बार प्रक्रिया की बात की जा रही है, मेरी तो समझ में नहीं आता है। मीडिया ने इतनी सारी रिपोर्ट दे दी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, अखबारों में कितनी तरीके की दिक्कतें पैदा हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने एक बार भी एक्नॉलेज नहीं किया है कि उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे या उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। उल्टे ऐसे पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। ये जो एरोगेंस है इलेक्शन कमीशन का, ऐसा लगता है जैसे इलेक्शन कमीशन इस देश के नागरिकों के ऊपर कोई बहुत बड़ा उपकार कर रहा है। ये जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग हैं, ये हमारे और आपके पैसे से इनको सैलरी मिलती है, ये एहसान जताना बंद कर दे, पहली बात। दूसरी बात, आप किन बीएलओ की बात कर रहे हैं? यही वो बीएलओ थे जिन्होंने फरवरी के महीने में पूरी लिस्ट बनाई थी कि नहीं बनाई थी? तब ये 20 लाख जो मृत लोग हैं, तब डिटेक्ट क्यों नहीं हुआ? इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होगी कि 20 लाख लोग, आपको 3 महीने के बाद अचानक पता चल गया कि 20 लाख लोग उसमें मृत हैं? तो आप, एक ही संस्था है, एक ही बीएलओ है, उसी इलाके में काम करने वाले लोग हैं, तो फरवरी के अंदर होती है तो वो संख्या 4 लाख हो जाती है, और जब जून के महीने में होती तो 20 लाख हो जाती है। 16 नए लाख लोग अचानक मृत घोषित हो जाते हैं। किस संख्या पर मैं विश्वास करूं? किस बीएलओ पे मैं यकीन करूं? किस इलेक्शन कमीशन में मैं यकीन करूं? और तीसरी बात क्या है, अभी 1 अगस्त को आप फाइनल लिस्ट ऑन पब्लिक करेंगे, और यह हमेशा का नियम होता है कि कोई, अगर आपसे फॉर्म मंगाया जाता है, उसके बाद स्क्रूटिनी होती है उस फॉर्म की, उस स्क्रूटिनी के बाद आप फाइनल लिस्ट करते हैं। कब आपने स्क्रूटिनी कर ली? ठीक, इस तारीख को आपने स्क्रूटिनी की, कहीं आपने की, और आप राउंड फिगर में बता रहे हैं कि 20 लाख डिसीज्ड हैं, 28 लाख माइग्रेटेड हैं, 7 लाख ये हैं, 1 लाख ये हैं, 15 लाख गायब। राउंड फिगर से बता रहे हैं क्या? तो इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए ना कि एहसान जताना बंद करिए आप। विपक्ष भी इस देश के अंदर गुरु प्रकाश इंतजार कर रहे हैं जवाब देने का, लेकिन आशुतोष जल्दी से, क्या इसका मतलब यह है कि तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि हम चुनाव पर बहिष्कार डालेंगे, वो सही प्रक्रिया होगी चुनाव के लिए, डेमोक्रेसी के लिए? ये सही प्रक्रिया होगी क्या आशुतोष? पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आती है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लोग क्यों डिफेंड कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की। ये क्यों अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन के बीच की बात है। दूसरी बात मैं बताऊं, अगर स्थिति ऐसी पहुंच गई है कि भारत के विपक्ष को हिंदुस्तान के इलेक्शन प्रोसेस पर शंका पैदा हो गया है, और वो अगर बाइकआउट की बात कर रहा है, तो ये 1975 की स्थिति धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। गुरु प्रकाश, चुनावी प्रक्रिया पर जब आशंका पैदा होगी, और अगर बीजेपी गुरु प्रकाश बहुत सारे सवाल आशुतोष यहां पर खड़े कर रहे हैं आशुतोष जी, और मैंने आपको नंबर्स भी दिखा दिया गुरु प्रकाश, आपको तो पता भी होंगे शायद नंबर से। देखिए कितना क्लोज कॉन्टेस्ट है, और ऐसे में 52 लाख अचानक पता चलता है कि 52 लाख वोटर हट गए। क्या सोचेगा कोई, बताइए आप। नहीं, देखिए, एक तो आशुतोष जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, मैं बहुत सम्मान करता हूं। पहला तो उन्होंने इसकी तुलना इमरजेंसी से की, इमरजेंसी को जस्टिफाई करने का प्रयास किया। इमरजेंसी का 50वां साल चल रहा है सर, और पता है, आपने देखा आशुतोष जी, आपने कवर किया है लाखों लोगों की नसबंदी, मीसाबंदी, अधिकारबंदी। वहां अभी बोलने का क्या मतलब है? अब मैं आपका ट्वीट निकाल के दिखा दूंगा जहां आपने कहा है कि भाई चुनाव आयोग संवैधानिक संस्थान है, चुनाव आयोग पे बार-बार प्रश्न करना ठीक नहीं है। ये सिलेक्टिव होना ठीक नहीं है। पॉइंट नंबर 2, आपने कहा साहिल जी 52 लाख, अरे सर मैं आपके बीच, सर आपके बीच में नहीं बोल रहा था। वो सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरजेंसी का समर्थन उन्होंने नहीं किया। आशुतोष, उनको खत्म करने दीजिए, आता हूं आपके पास, आपको करेक्शन का मौका मिलेगा। आशुतोष, मैंने इलेक्शन कमीशन को मैंने कहा था कि विपक्ष को ईवीएम पे शंका करना बंद करना चाहिए। अगर उनके पास सबूत है तो ईवीएम पर आशंका बंद करनी चाहिए। वो एसआईआर प्रक्रिया की अब बात चल रही है। गुरु प्रकाश, आपका जवाब खत्म करिए। गलत बयान नहीं कर रहे हैं। ठीक है गुरु प्रकाश, आपका जवाब खत्म करिए। अरे सर अरे सर मैं नहीं आशुतोष जी, मैं शांत हो जाता हूं, आप बोल लीजिए। ये व्याकुलता का परिचय क्यों दे रहे हैं? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि भाई चुनाव आयोग को लेकर के, और आपने भी अरे अब सर
सर समय बर्बाद करना है तो बताइए। नहीं, बोलिए गुरु समय प्रकाश, बर्बाद बोलिए, करना उन्होंने है तो सिर्फ करेक्शन बताइए। किया। नवीन चलिए, चावला बोलिए। कौन थे सर? बोलिए, आप नहीं, अरे नहीं, देखिए साहिल जी नवीन चावला कौन थे? आपातकाल की बात हो रही है ना। नवीन चावला कौन थे? नवीन चावला को लेकर के शाह कमीशन ने क्या कहा था? ही इज अनफिट टू होल्ड एनी पब्लिक ऑफिस। 2009 में किसने बनाया था उनको सीईसी? मुख्य चुनाव आयुक्त किसने बनाया था? शाह कमीशन के बोलने के बावजूद वही नवीन चावला जो कहते थे कि मैं इंदिरा गांधी का तीसरा स्वघोषित पुत्र हूं। अब ये बात कर रहे हैं चुनाव आयोग की। पहली बार साहिल जी आपको यह समझना है, दर्शकों को समझना है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में जो ईसीसी से तय हो जाता था, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट से, नेता विपक्ष को भी उस कमेटी में रखा गया है। सदन का हस्तक्षेप पहली बार हो रहा है। 52 लाख आप कह रहे हैं, पूरा ब्रेकअप दिया हुआ है। साफ झूठ बोल दिया जाता है कि ग्राउंड और चीफ जस्टिस को उस कमेटी से निकाल दिया है। लेकिन गुरु प्रकाश, हम जरा एसआईआर पर लौट के आते हैं। हम जरा एसआईआर पर लौट कर आते हैं। जो कुछ सवाल उठाए गए हैं उसका जवाब लेते हैं ना हम जरा, क्योंकि आशुतोष कह रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया पर वो सवाल यहां पर उठा रहे हैं एसआईआर की, और खास करके इस नंबर के परिप्रेक्ष्य में तो वो कह रहे हैं कि इसके वजह से पूरा चुनाव का माहौल बदल सकता है। इतना क्लोज कॉन्टेस्ट है, 153 सीटें 20,000 से कम मार्जिन से जीती है, हारी गई है। तो जो 20 मार्जिन से कम मार्जिन से सीट हारी गई है, वो सारे के सारे 20,000 के लोग के वोट कट गए क्या? नहीं, वो सारे 20,000 लोग के वोट कट गए क्या? आप कैसी बात कर रहे हैं? कैसे अजम्पशन और कैसे पूर्वाग्रहों के साथ जा रहे हैं कि जो 52 लाख है, जिसका स्पष्ट क्लासिफिकेशन दिया हुआ है साहिल जी, 18.7 लाख मृत घोषित, 26 लाख से ज्यादा स्थायी रूप से स्थानांतरित, 7.5 लाख कई स्थानों पर दर्ज, 11,484, इतना स्पेसिफिक है। हम यहां चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं है सर, लेकिन हम संविधान संगत प्रक्रिया के प्रवक्ता हैं। संविधान और लोकतंत्र के नाम पे राजनीति आप करिएगा, लेकिन जहां संविधान लोकतंत्र की स्वायत्ता की बात होगी वहां शंका और संदेह प्रकट करेंगे। अरे अंतर तो एक वोट का भी होता है। अब महाराष्ट्र में साहिल जी आपने देखा था, एक वोट से एक व्यक्ति जीता है। राजस्थान के सीपी जोशी का लोकप्रिय केस है। अब एक वोट जो हार गए हम, वो हमारा ही वोट था और वो कट गया है। किस प्रकार की बातें कर रहे हैं भाई? आप अपने पराजय की पटकथा को लिख रहे हैं, आपको अपना पराजय दिख रहा है, आपको लग रहा है कि हम कारण क्या देंगे, जस्टिफिकेशन क्या देंगे, तो अभी से माहौल बनाया जा रहा है। अरे अभी से माहौल बना रहे हैं, आप क्या प्राप्त कर लेंगे इन सब चीजों से? सुप्रीम कोर्ट का मान करते हैं नहीं करते हैं, संविधान का मान करते नहीं करते हैं, लगातार संवैधानिक संस्थानों की स्वायत्तता, डिबेट एक बार फिर संविधान पर आ गई है आशुतोष। प्रकट करना ये कहां तक अधिकार है चुनाव आयोग का, चुनाव आयोग उस अधिकार के तहत कर रहा है। दो और ये चीजें पहले भी हो चुका है आशुतोष। साहिल, दो चीजें बड़ा अच्छा लगता है जब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं उन्हें संविधान में यकीन है। वो आरएसएस के प्रमुख की बातों को नहीं सुनते, उनको तो ये अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी लगने लगा कि उनके संविधान में यकीन है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा था या नहीं कहा था? कहा था कि आप सिटीजनशिप चेक नहीं कर सकते। उन्होंने कहा था कि नहीं कि आप आधार कार्ड लीजिए, वोटर कार्ड लीजिए, राशन कार्ड लीजिए। क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन ने बात मानी? ये एरोगेंस किस बात का है भाई? सजेस्ट किया था आशुतोष, सजेस्ट किया था, आप सोचिए, बोला था, उन्होंने कहा था कि आप क्यों नहीं लेना चाहते। चुनाव आयोग ने एफिडेविट फाइल किया है। थोड़ा सा करेक्शन आशुतोष, चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया था कि आप इसके बारे में क्यों नहीं सोचते। उसके बाद चुनाव आयोग अब छाती ठोक के कह रहा है कि एफिडेविट फाइल करके कह रहा है कि हम नहीं ले सकते। हाँ बिल्कुल, मैं और ये कह रहा सरकार हूं का कि डेटा दे रहा है कि रेशन कार्ड आप नहीं ले सकते, 4 करोड़ फेक रेशन कार्ड पाए गए थे, ऐसा केंद्र सरकार ने कहा था करके। उसी का हवाला दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की मर्यादा को बरकरार रख स्पष्ट तौर पे कहा था कि आप एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए हम आपको बाइंड नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को सजेशन दे रहा है, सुधांशु धूलिया जी, जो जस्टिस सुधांशु धूलिया है, उन्होंने कहा आप मुझसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो मैं नहीं दे पाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, वाकई डिफेंड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्यों डिफेंड कर रहे हैं? इससे शक पैदा होता है। और मैं एक बात और आपको बता दूं, के ऑब्जर्वेशन को सिलेक्टिवली मत कोट करिए। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है कहीं ना कहीं दलित और पिछड़ा विरोधी होगी अंत में, क्योंकि सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट दलितों और पिछड़ों के पास ही नहीं होगा। ठीक है, कुल मिलाकर एक बार जरा मैं क्लैरिफाई कर दूं, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि हम भी संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग भी संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग इसके बारे में सोच सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट को जो लग रहा था वो उन्होंने चुनाव आयोग के सामने रखने की कोशिश की। चुनाव आयोग कह रहा है कि हम उस बात को नहीं मानेंगे क्योंकि हमें लगता है कि वो पहचान पत्र नहीं है। जल्दी से मुझे कमेंट अमीन जी से लेनी है इस बारे में कि जो आंकड़े हम दिखा रहे थे, नंबर 1 और नंबर 2, जो सवाल आशुतोष यहां पर उठाने की बार बार कोशिश कर रहे और तमाम पैनल भी उसको लेकर उठाने की कोशिश कर रहा है कि 6 महीने पहले जनवरी महीने में यहां पर वही रिवीजन की प्रक्रिया होती है
और उसके बाद अब 6 महीने के बाद अचानक वो मरे हुए वोटर्स का नंबर बढ़ जाता है। क्या ऐसा होता है कि क्या तब लोगों ने काम ठीक से नहीं किया था, या आज थोड़ा ज्यादा एफिशिएंटली किया जा रहा है जिसके वजह से नंबर्स अचानक बड़े हुए यहां पर नजर आ रहे हैं, और डबल ट्रिपल नंबर बड़े हुए नजर आ रहे हैं? मोहम्मद अमीन, ये तो सवाल उठता है ना कहीं कहीं। सघन, ये देखिए साहिल जी, ये सघन जांच की गई है और अपोजिशन लीडर के कहने पे की गई है, जिन्होंने भी महाराष्ट्र में ये मुद्दा उठाया था, हरियाणा में उठाया था और दिल्ली में उठाया था कि कुछ वोट जो हैं बीजेपी के लिए डाले गए हैं, कुछ वोट बीजेपी के लिए काटे गए हैं। तो अब ये सघन जांच हो रही है कि जो पहले जांच हुई थी उसके बाद जो जांच हो रही है फाइनली, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है मेरे समझ में नहीं आ रहा। जहां तक सवाल है इलेक्शन न लड़ने का, तो हमने कश्मीर में भी चुनाव आयोग ने इलेक्शन कराए हैं, उस पर हुर्रियत ने अगेंस्ट गई थी और लोग भी गए थे, तो क्या इलेक्शन नहीं हुआ था? कश्मीर में चुनाव हुआ था और इलेक्शन कमीशन चुनाव कराएगा। 25-27% वोटिंग तब हुआ करता था। आशु, तो जल्दी से आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद आरजेडी के प्रवक्ता के पास भी जाए। बोलिए। देखिए, जो बात अभी अमीन साहब कह रहे हैं, दरअसल मौजूदा इलेक्शन कमीशन ने मान लिया कि उनकी पूरी प्रक्रिया ही फाल्टी है। या अन्यथा पिछले 4 महीनों में कोई बिहार के अंदर कोई एपिडेमिक तो हुआ नहीं, कोई महामारी तो आई नहीं, कितनी बड़ी संख्या में लोग मर गए। तो जो संस्था जो पहले की पूरी लिस्ट को ठीक से नहीं कर पाई है, उसके लिए सघन करना पड़ रहा है। आखिरी रिमार्क जल्दी से प्रोफेसर मेहता, ये सब सुनने के बाद क्या आप अभी भी अड़िग है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे? 20 सेकंड में आपका जवाब चाहिए मुझे, क्योंकि समय मेरा खत्म हो रहा है। क्या अभी भी आप अड़िग है, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक तय नहीं किया है इसको लेकर? नहीं, एक करेक्शन कर देता हूं कि 7 जून तक डिलीशन और एडिशन का काम चलता रहा है बीएलओ के द्वारा। इलेक्शन कमीशन कंटिन्यूअस प्रोसेस में काम करता है। हमें 7 जून का डाटा दीजिए, तब पता चलेगा कितना इन्होंने डिलीट किया और कितना इन्होंने ऐड किया। थर्ड पार्टी जो है ऑडिट होना चाहिए कि किन लोगों का जो है रिसीविंग दिया या नहीं दिया। पीडीएफ फॉर्मेट पे चाहिए, ऑडिट होना चाहिए। टीडीपी ने इस बात को उठाया है। जो प्रिंट आउट्स मिलते हैं वो नहीं चाहिए। टाइमिंग के ऊपर बात कही है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है गुरु प्रकाश। अंतिम में पार्टी ऑडिट में आप थर्ड पार्टी अब डिजिटाइज किया जा रहा है, तो उम्मीद करेंगे हम चुनाव आयोग से कि इस बार डिजिटाइज डेटा वो विपक्षी पार्टियों को भी मुहैया कराए। लेकिन आखिर में गुरु प्रकाश जल्दी से, क्योंकि अब तो वो विपक्षी पार्टियां कहने लगे कि हम तो बॉयकॉट करेंगे, क्या अब जाकर आखिरकार सरकार संसद में इस बात को लेकर बहस कराएगी, चर्चा कराएगी? क्योंकि बार बार इसकी मांग लगातार हो रही है, पिछले 3 दिन से हो रही है। अरे नहीं, देखिए ऐसा है कि तेजस्वी जी जरूर हमारे विरोधी दल में हैं, लेकिन इनकी बातों को कि बॉयकॉट करने की बात है उसको हम सीरियसली नहीं ले रहे हैं। कहीं से भी बॉयकॉट करने की परंपरा, संस्कृति भारत के लोकतंत्र में नहीं है। चुनाव आयोग को लेकर के, एसआईआर को लेकर के पिछले 1 महीने से साहिल जी, अभी 1 महीने का समय बचा हुआ है, 1 अगस्त से 1 सितंबर तक आपको लगता है, तो यहां अमीन जी भी बोले हैं, अमीन जी ने भी क्लैरिफाई कर दिया है, एआरओ के पास, बीआरओ के पास, इलेक्शन ऑफिसर के पास अपील करने का प्रावधान है। साफ हो चुकी है। मेरा समय खत्म हुआ है, माफ करिए सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन समय खत्म हुआ है। बड़ी हीटेड डिबेट होती है जब भी चुनाव की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, और इस बार भी यही बातें हो रही है। लेकिन आंकड़े ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष को भी लगने लगा है कि कहीं ये आंकड़े हमारे खिलाफ न चले जाए, और इसको लेकर बॉयकॉट की भी बातें चल रही है। क्या सचमुच में सरकार अभी भी इस बात को लेकर चर्चा कराएगी? इस बात को लेकर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि सरकार इस बात को लेकर चर्चा कराने के मूड में नहीं है। अब 28 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी, तब क्या होता है उस पर ध्यान रखना जरूरी होगा। फिलहाल